तो पॉलिटी में हमने भारत में संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। उस संवैधानिक विकास में 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, 1892 और 1800 और 1909, ये 3 भारत परिषद अधिनियम हमने इतिहास के चैप्टर में पढ़ लिए हैं। और इनमें सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया, इसमें सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया। और पहली बार 1809 मार्ले मिंटो सुधार में किस तरीके से मुसलमान पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। पहली बार संप्रदाय के नाम पर पहली बार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया। उसके 10 साल बाद, हर 10 सालों के बाद अब समीक्षा करने की बात होगी। और उसके 10 सालों के बाद प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसके तहत भारत में चुनाव आयोजित होता है। और उसी समय रॉलेट एक्ट पास हो जाने की वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाने की वजह से इस सुधार को 1921 के करीब इसको लागू किया जाता है। क्योंकि मोस्टली जो बहुत सारे अधिकतर व्यक्ति थे, अधिकतर जो समाज के लोग थे, उनकी जो विचारधारा असहयोग आंदोलन की थी। और उस असहयोग आंदोलन के दौरान इन सभी जो सुधार है इन पर ध्यान आकर्षित कम होता है और आगे चलकर 1921 में इसे लागू कर दिया जाता है। उसके 10 साल बाद फिर से इसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए फिर से कुछ ना कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे ब्रिटेन की सरकार द्वारा। और भारत में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ने की वजह से अंग्रेज़ों को 2 साल पहले ही साइमन कमीशन, जो इस आयोग का गठन करने के लिए बुलाया जाता है, 2 साल पहले बुला लिया जाता है। तो जब 2 साल पहले इसको बुला लिया जाता है तो 1919 में इसके क्या परिणाम निकलते हैं, इसका जो मेन है वो इतिहास के अंदर अच्छे से हम पढ़ेंगे इस चीज़ को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। लेकिन हमें यहाँ पर संवैधानिक विकास की बात करना है तो 1919 में संविधान से संबंधित कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी 1919 में, हम उनकी आज चर्चा करेंगे। तो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय। ये 2 बातें लिख लो, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो मॉन्टेग्यू है वो है भारत सचिव, और जो चेम्सफोर्ड है वो है भारत के वायसराय। यानी हमने देखा कि भारत के वायसराय और सचिव मिलकर कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। और अब यहाँ पर संविधान के तर्ज पर कौन कौन सी बातें यहाँ पर स्टार्ट की जाती है, शुरू की जाती है, जिनकी शुरुआत होती है पहली बार, उन चीज़ों की हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो केंद्र में, किसमें? केंद्र में द्विसदनात्मक लागू कर दिया जाता है, दो सदन लागू कर दिया जाता है। तो पहला जो पॉइंट है इस सुधार में कि केंद्र में द्विसदनात्मक, ठीक है, यानी जो केंद्र है उसमें 2 सदन बना दिए जाते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी जाती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था यहां लागू कर दी जाती है। तो वो 2 सदन कौन से हैं? देखो, आज भी भारत के अंदर, केंद्र के अंदर, संसद के अंदर 2 सदन है, राज्यसभा और
लोकसभा। यानी एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। तो आप डाल सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले उच्च सदन, दो सदन की बात करते हैं तो उच्च सदन, जहाँ भी किसी भी देश के अंदर जहाँ दो सदन होंगे वहाँ पर एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होते ही होते हैं। भारत के अंदर उच्च सदन आज के दिनों में हम जिसको राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन जिसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। तो उस समय इसका नाम परिवर्तित था। तो हो सकता है सवाल पूछ ले कि भारत के राज्यसभा 1919 के सुधार के समय का क्या नाम था, या उस समय जो कहते थे आज राज्यसभा है, किसको संबोधित किया जाता है। तो लिख लो, इसको बोलते हैं विधान परिषद, सॉरी राज्य परिषद। उच्च सदन को क्या बोलते हैं, राज्य परिषद। तो इसका नाम है राज्य परिषद। और राज्य परिषद से आप याद रख सकते हो आज के दिनों में इसका नाम क्या है, राज्य सभा। तो राज्य परिषद है और राज्य परिषद से क्या बन गया, राज्य सभा बन गया। यानी आज हम उसको क्या कहते हैं, राज्यसभा। यानी केंद्र में दो सदन बन गए। दो सदन का मतलब है राज्यसभा और यानी लोकसभा, लेकिन पहले इसका नाम क्या था, राज्य परिषद। दूसरा है निम्न सदन जिसका नाम है केंद्रीय विधानसभा। क्या नाम है, तो दूसरा है निम्न सदन। केंद्रीय विधानसभा जिसका आज बात करें तो वो लोकसभा के समानांतर है। तो उच्च सदन और निम्न सदन, तो पूछा जाता था कि एग्जाम में, परीक्षा में, कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। तो भारत में 1919। तो केंद्र में तो द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई कि केंद्र के अंदर क्या बना दिया गया, दो सदन, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा आज की लोकसभा कह सकते हो और राज्य परिषद को हम राज्यसभा कह सकते हैं। ये तो हो गई केंद्र की बात। इसी तरीके से दूसरे में प्रांतों में भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, देखो इस सुधार के अंदर संविधान के कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, उसकी बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। और ये उत्तरदायी सरकार होती है। ये कौन सरकार होती है, तो उत्तरदायी सरकार। 1919 में उत्तरदायी सरकार होती है, द्वैध शासन। देखो सबसे पहले द्वैध शासन किसने लगाया था, सबसे पहले द्वैध शासन किसने लगाया था, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद जब संधि हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव ने केवल और केवल बंगाल में, कहां पे, केवल और केवल बंगाल में क्या लगाया था, द्वैध शासन स्थापित किया था, केवल और केवल बंगाल में। लेकिन इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिए गए। जितने भी प्रांत होते थे उन सभी में क्या लगा दिया गया, द्वैध शासन लगा दिए गए। जितने भी प्रांत होते थे उनमें क्या लगा दिए गए, द्वैध शासन लगा दिए गए। और ध्यान रखना, इसको खत्म भी कर दिया गया था। मैंने पिछली क्लास में बताया था, नहीं, इसको खत्म कब कर दिया गया था, 1935 के अधिनियम में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त करके इसको केंद्र में लागू कर दिया गया था। प्रांत से हटाकर 1935 में पढ़ेंगे, 1919 में ये जो द्वैध शासन है ये कहाँ है, प्रांत में है। लेकिन 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त करके कहाँ डाल दिया गया था, केंद्र में लागू कर दिया गया था। और
जब प्रांतों में द्वैध शासन लगा, जो उत्तरदायी सरकार थी, तो इसने दो विषय छांट दिए, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। ठीक है, तो लिख लो यहां पर दो विषयों का गठन भी हुआ, दो विषय बनाए गए। एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित। देखो, आरक्षित विषय जिस तरीके से द्वैध शासन लगाए थे ना, तो द्वैध शासन का मतलब है कि जो भी, जैसे आपने देखा होगा, तो यहां पर जो द्वैध शासन लगा था बंगाल में, कि जो पैसे का मामला है वो तो ब्रिटेन सरकार अपने पास रख लेती है कंपनी, और जो बाकी जो काम है वो सारे किसको दे देती है? राजा महाराजाओं को, जनता को दे देती है। यानी यहां पर भी सेम चीज हुआ, लेकिन इस जगह पर नाम बदल गया उसका, और यहां पर आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय कर दिया गया। और यहां पर लिख लो कि जो हस्तांतरित विषय है और आरक्षित विषय, इसमें कौन कौन सी बातें रखी गई, तो लिखो वित्त, न्याय। जो पहले जो मेन जो काम है जिसकी वजह से पैसे आते हैं, वो सारे काम कहां रख दिए गए? यानी पैसे की बात, वित्त की बात, न्याय की बात, राजस्व की बात, ये सभी कहां करने जाने लगे? आरक्षित में रख दिए गए। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, भाई अब शिक्षा के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो शिक्षा यानी जो डिपेंडेंट हो गए किस पर? आरक्षित विषय पर, उनको डाल दिया गया हस्तांतरित विषय में। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जब 1920 के असहयोग आंदोलन को जब स्थगित कर दिया गया और एक नई पार्टी गठन हुआ, स्वराज पार्टी, तो धीरे धीरे लोगों को वहां पर पद बांटे जाने लगे। तो वो जो पद बांटे जाते थे वो किस के तहत बांटे जाते थे प्रांतों में? वो प्रांतों में इसके तहत बांटे जाते थे। उनको कभी वित्त, न्याय, राजस्व में नहीं रखा जाता था। उनको हस्तांतरित विषय वाले मामले में मंत्री बनाया जाता था, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। हमने पढ़ा था ना कि बंगाल का स्वास्थ्य मंत्री बनाए थे। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ? सुरेंद्र नाथ ने जो क्या बनाया गया था? बंगाल का सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री। तो वहां पर ये जितने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे मामले जो पैसे पर डिपेंडेंट होते हैं, वो सारे मामले कहां शिफ्ट कर दिए गए? हस्तांतरित में। और यहां पर ध्यान रखना कि ये उत्तरदायी नहीं होते थे। अगर मान लो शिक्षा में कोई गड़बड़ी हो रही है तो ये उत्तरदायी नहीं थे। यानी उत्तरदायी नहीं थे, ये उत्तरदायी नहीं होते थे। उत्तरदायी कौन होते थे? हस्तांतरित विषय में जो भी क्षेत्र आ रहा है वो सारे क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे। यानी 1919 में केंद्र में क्या लगाया गया? पहली बार द्विसदन, 2 सदन लगाए गए। और प्रांत में क्या लगाए गए? प्रांत में क्या लगाए गए? द्वैध शासन लगाया गया, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय लगाए गए। अब आरक्षित विषय को पास कौन करता था? आरक्षित विषय है, देखो, अब देखो समझने की कोशिश करना, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें याद करना है, समझना। अब बताओ, जो पैसे का मामला है वो कौन देखेगा? वित्त, मानी वहां का गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद है वो देखेगी। और हस्तांतरित विषय में क्या देखेगा? देखो, नहीं ऐसा नहीं। जो आरक्षित, देखो अभी हमने पढ़ा कि प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया, और प्रांत के सदन को क्या कहते थे? केंद्रीय विधानसभा। यानी ये कह सकते थे कि ये उत्तरदायी नहीं थे। किसके प्रति उत्तरदायी नहीं थे? विधानसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी नहीं थे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और ये विधानसभा के, लिख लो, ये सब चीजें पूछा जा सकता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते थे, हस्तांतरित विषय में जो भी रखे जाते थे। और इसको बनाने में
देखो, जो आरक्षित विषय है, जो आपका आरक्षित विषय है वो कौन बनाते थे? प्रधानमंत्री प्लस कार्यकारिणी, या गवर्नर लिख लो आप, गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल प्लस उसका कार्यकारिणी। पहली बात ये, और दूसरी बात ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। उत्तरदायी नहीं होते थे। अगर हम बात करें हस्तांतरित विषय का, हस्तांतरित, तो हस्तांतरित विषय में देखो, हस्तांतरित विषय में किसको रखा जाता था? भारतीय लोगों को, भारतीय मंत्री को। तो यहां पर जो मेन काम करता था वो गवर्नर जनरल तो था ही था, प्लस में यहां पर वो सारे भारतीय मंत्री को रखा जाता था जो इसके प्रति उत्तरदायी होते थे। जो किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी केंद्र में द्विसदन लगा, दो सदन बना दिए गए, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा। जब केंद्रीय विधानसभा बन गया प्रांतों में, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया और उसमें दो विषय कर दिए गए, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। 1935 के अधिनियम में इस द्वैध शासन को केंद्र में स्थापित कर दिया गया, यानी प्रांत से हटाकर कहां कर दिया गया? उसको केंद्र में रख दिया गया। नहीं पता लिख लो बातें, ये सब याद रहेगा, ताकि 1935 पढ़ेंगे तो आपको और याद आ जाएगा। यहां पर ये बात लिख लो नोट बनाकर। उन्नीस सौ 35 में द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त कर केंद्रों में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, केंद्रों में लगा दिया गया। एक बात बताओ, 1858-61 के अंदर जब विधान परिषद का गठन हुआ था, विधान परिषद, देखो एक और बात ध्यान रखना, ये इन नामों में आपको कंफ्यूजन होगा, ध्यान दो। मैंने क्या बोला? विधान परिषद। देखो ये विधान परिषद है और यहां पर देखो एक राज्य परिषद है और एक केंद्रीय विधान। देखो विधान परिषद 1919 से पहले, क्योंकि एक ही सदन होता था, गवर्नर जनरल का, जिसको हम काउंसिल कहते थे, भारत परिषद अधिनियम नहीं कहते थे, तो भारत परिषद अधिनियम में केवल एक परिषद हुआ करता था जिसका नाम था भारत। तो भारत परिषद जो है 1919 से पहले क्या कहलाएगा? भारत परिषद। जब इसको केंद्र में लागू कर दिया जाएगा, जब इसको केंद्र में लागू कर दिया जाएगा तो अब राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा हो जाएगा। केंद्र में कौन रहेगा? मतलब उच्च सदन कौन रहेगा और निम्न सदन जो प्रांतों की बात कर रहा है। आज भी देखो कौन सा केंद्र सूची से है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब यही है। इन्हीं चीजों का नाम बदल बदल कर संविधान के अंदर इन चीजों को रखा जाएगा। ओके, जो विषय है ना, इसी विषय को केंद्र सूची बना दिया जाएगा, जिसमें केंद्र बनाएगी, अपना मेन काम करेगी। आप बताओ, जिस तरीके से उस समय का गवर्नर जनरल या वायसराय होता था, आज जिस समय उस समय कौन होता था? गवर्नर जनरल सारे बनाता था, इस तरीके से आज केंद्र बनाता है। ओके, तो यहां पर देखो जो आरक्षित विषय है और हस्तांतरित विषय है, यह बना दिया गया केंद्र की सूची, और ये क्या बना दिया गया? ये क्या बना दिया गया?
प्रांत यानी राज्य सूची, और कुछ समय बाद 1935 में ही इन्हीं से निकलकर एक समवर्ती सूची और आएगा जो आगे चलकर हमारे संविधान में लागू कर दिया जाएगा। फिर एक अवशिष्ट सूचियाँ रह जाएंगी, तो अवशिष्ट सूचियाँ भी गवर्नर जनरल के पास ही रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को। तो ये विधान परिषद, विधानसभा, राज्य परिषद, ये क्या मतलब है? देखो, परिषद का मतलब हो गया एक बड़ा संगठन, परिषद का मतलब क्या हो गया, और सभा का मतलब एक छोटी सी सभा। तो परिषद का मतलब हो गया, जैसे भारत परिषद कहा, तो भारत में पहले एक ही परिषद हुआ करता था जिसे हम क्या कहते हैं, भारत परिषद। यानी 1919 द्विसदनात्मक व्यवस्था लाने से पहले जो व्यवस्था थी उसको क्या कहते थे, भारत परिषद। जब द्विसदन आ गए तो केंद्र के अंदर, यानी जो द्विसदन आ गए तो केंद्र के अंदर यानी उच्च सदन और निम्न सदन बन गया। तो कौन सा बना केंद्र में? दो सदन आते ही पहला राज्य परिषद बन गया, यानी पूरे राज्य का। क्योंकि मैंने क्या कहा, राज्य, देखो राज्य हम आज पढ़ते हैं बिहार राज्य, लेकिन ये राज्य नहीं, एक्चुअल में ये प्रांत है। अगर हम पॉलिटी से बात करें संबंधित, तो इसको हम प्रांत कहते हैं, क्योंकि बिहार राज्य के पास अपनी कोई शक्ति, बिहार को ऐसा शक्ति मिला है क्या कि वो अपने राज्य को बढ़ा घटा दे? राज्य उनको कहा जा सकता है जिनमें जनसंख्या हो, तो बिहार में जनसंख्या है, भूमि भी है, 4 मत होते हैं ना। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय जो राज्य किसी को बनाती है वो है अपने निर्णय को लागू करना, और वो केवल और केवल किसके पास है? केंद्र के पास। यानी भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है। लेकिन हम राज्य इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका एक्चुअल नाम जो बिहार प्रांत है, आज जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं जिसको हम राज्य कहते हैं, वो एक्चुअल में प्रांत है। अगर हम पॉलिटी के टर्म से समझे तो कभी प्रांत की बात करें और राज्य की बात करें तो कंफ्यूज मत होना उन चीजों में। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि द्विसदन आते ही विधान परिषद बन गया। इससे पहले क्या था? विधान परिषद। उसके बाद जब द्विसदन आ गए तो क्या हो गया? राज्य परिषद। और केंद्र में और प्रांतों में क्या कर दिया गया? द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन में क्या? एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय भारतीयों के पास रख दिया गया कि भाई आप उत्तरदायी रहोगे। भाई अगर मान लो भारत के अंदर किसी को मंत्री बना दिया गया कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होती है तो कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है। शिक्षा में कोई कमी होती है तो आप जिम्मेदार है। यानी भारतीय लोगों को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। और जो पैसे का मामला है, क्योंकि देखो शिक्षा किसे चलता है? पैसे से। स्वास्थ्य कैसे चलता है? पैसे से। बिना पैसे के स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा क्या? तो इस तरीके से सरकार पहले से ही चीजों को बनाती आ रही थी। और यहां पर यह सवाल बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? केंद्र में, क्वेश्चन ध्यान सुनो, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1935। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? यही क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, याद नहीं रखोगे तो केंद्रों में द्वैध शासन 1900 और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया कब गया? 1919 में। लागू कब किया गया? 1921 में। ये सब सवाल है, छोटे छोटे पॉइंट जो आपके कथन से आगे जाकर आपको वहां घुमा देंगे। तो इन चीजों को ध्यान से रखना है। तो हमने देख लिया कि केंद्र में और प्रांत में क्या हो गया। चलो मैं तो इसको यहां तक लिख लिया सबने। अब देखो, अब क्या हुआ कि अब जब बना दिया गया तो इनके लिए बात की गई थी कि 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 सालों के बाद फिर इसका हम निरीक्षण करेंगे। और इसी निरीक्षण के लिए भारत में कौन आता है? साइमन कमीशन का हम अच्छे से जो पढ़ाई करेंगे वो हम पढ़ेंगे इतिहास के अपने चैप्टर में, क्योंकि वहां पर साइमन कमीशन में अलग से बातें की गई थी। चलो तो अगला पॉइंट बना के लिखो, जांच, बस लिख लो ताकि याद रहेगा। द्वैध शासन की जांच के लिए, द्वैध शासन की जांच के लिए द्वैध शासन की जांच के लिए द्वैध शासन की जांच की गई। यानी जांच के लिए द्वैध शासन की जांच के लिए देखो एक आयोग गठन हुआ था।
एक व्यक्ति आए थे जिसको, ठीक है, उसका नाम भी है, और किसने बनाया था, तो एक आया था साइमन कमीशन। क्या आया था? जांच के लिए 1927 में साइमन आयोग बनाया गया था, या कमीशन लिख लो, साइमन कमीशन गठित किया गया। तो याद रखना, यहां पर भी दो सवाल बनते हैं। साइमन कमीशन गठित कब किया गया और भारत में कब लाया गया? 28। भारत में कब आया? 1928। तो दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें तो इसको किसने, इसकी जांच किसने की थी, तो लिख लो अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर, अच्छा आधा क्या है, अलेक्जेंडर मूडीमैन को इसके लिए निर्वाचित, मतलब नियुक्त किया गया था, अलेक्जेंडर मूडीमैन। हो गया। तो 1927 में इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई थी, साइमन कमीशन, जो 2 वर्ष पहले आने की वजह से दंगे हो गए थे भारत में, और इसीलिए नारा लगा था साइमन गो बैक, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से पॉइंट पढ़ा? पहले केंद्र में द्विसदन, प्रांत में द्वैध शासन, तीसरा इसकी जांच के लिए कौन आया था? साइमन कमीशन आया था। पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत निम्नलिखित में से किन कारणों से आया था, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको 1919 के सुधार के निरीक्षण हेतु, तो ये लगा देना ऑप्शन आपको, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि 1909 में मुस्लिम निर्वाचक मंडल बना था। पृथक लिख लो, पृथक, मैंने अलग कर दिया गया था। पृथक मुस्लिम निर्वाचक मंडल बनाया गया था। यानी जब मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल बना, तो भारत में और भी संप्रदाय के लोग रहते थे, तो और भी संप्रदायों के लिए यहां पर 1919 में प्रावधान किया गया और उनको अलग से सीटें दी गई। इनसे अलग से सीटें इनको आवंटित की गई। मैंने इस चैप्टर को मैंने आपको इतिहास के अंदर पढ़ाया है, 1919 का अधिनियम, जिसके अंदर मैंने सीट लिखा था कि 20 सीट अलग से कर दिए गए थे। उसके अंदर कुछ यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, इन सब चीज़ों को दिया गया था, ठीक है। लिंक में डाल दूंगा, इसको देख लेना फिर से तीनों, क्योंकि जब तक आप 1861, 92, 1809 के परिषद को नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही साथ में हमें पता है कि बजट पर बहस करने का मताधिकार कब मिला। हम केवल बोल सकते थे, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ये सभी कहीं ना कहीं प्रावधान हर साल हर आयोग में होते रहे, हर सुधार में होते रहे। मताधिकार देने का प्रावधान नहीं था, फिर महिलाओं को मताधिकार देने का प्रावधान मिला। पहले वही लोग मत देते थे जिनकी आय ज़्यादा होती थी, जो सरकार को सबसे ज़्यादा कर दिया करते थे, है कि नहीं, टैक्स दिया करते थे, वही लोग पहले चुनाव देते थे। यानी आप कह सकते हो कि 10% लोग ही चुनाव में भाग लेते थे भारत के। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया, किसके लिए? मुस्लिम के लिए, तो इसमें भी सांप्रदायिकता के नाम पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार होता है। किसका? संप्रदाय निर्वाचक मंडल का यहां विस्तार हो जाता है, क्योंकि इसमें अब और लोग भी शामिल हो जाएंगे। मुस्लिम को तो पहले ही मिल चुका था। लिखो आगे, तो इसमें किस किस को मिला? लिखो, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। यहां पर 4 लोगों को शामिल किया गया। सिख, ईसाई,
एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को। इन चारों को 1919 के निर्वाचन मंडल में क्या किया गया? शामिल किया गया। यह सवाल पूछा जाता है कि सिखों को कौन से सुधार के तहत अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया था? 1919। ईसाई के लिए भी, यूरोपीय के लिए और 1935 में दलित वर्ग या दलित समुदाय के लिए 1935 में निर्वाचक मंडल अलग बनाया गया था। ठीक है, तो ये अगले 1935 में आ जाएगा। तो अब देखो, अभी तक क्या कितने लोगों को, कितने समुदाय को निर्वाचक मंडल दिया जा चुका है पृथक? किस किस को? मुस्लिम को 1909 में, सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को 1919 में, दलित समुदाय को 1935 में मिल जाएगा, तो वो भी लिख लेंगे वहां पर। आगे लिखो, और ये सारे पॉइंट याद रखना है। मैंने बताया था कि इससे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, और पहली बार यहां मत देने का अधिकार मिला महिलाओं को। लिख लो, पहली बार मत देने का अधिकार महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, चलो, जो आज हम परीक्षा देते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो हम आज परीक्षा देते हैं यूपीएससी, उसका प्रावधान भी 1919 में किया गया था। यूपीएससी, इसका प्रावधान भी कब किया गया था? तो एक रिपोर्ट आई थी, ली रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? ली रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो हुआ था, और 1926 में इसे लागू कर दिया गया था। 1926 में से लागू कर दिया गया था। तो तीन बातें लिख लो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के तहत दिखता है? 1919। 1924 में ली रिपोर्ट की मदद से, कौन से रिपोर्ट की मदद से? ली रिपोर्ट की मदद से बनाइए, और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना, मतलब इसको लागू कर दिया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना या लागू कर दिया गया, एग्जाम की परीक्षा लागू कर दी गई। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अगर बात करें कि प्रावधान कब लाया गया था? 1919। किस रिपोर्ट के अनुसार? ली रिपोर्ट। कब आई थी ली रिपोर्ट? और इसको लागू कब कर दिया गया? इस रिपोर्ट के आधार पर 1926 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, चलो, आखिरी बात और है, जो भारत परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, और उनका वेतन प्लस खर्च ब्रिटेन की सरकार देती थी। अब और से होता था। आपने देखा कि 1861 के अधिनियम में जो भी विधान परिषद भारत परिषद बनाया गया था, उसमें व्यक्तियों का, जो परिषद के जो सदस्य सचिव होते थे या जो अन्य लोग हुआ करते थे, पहले 6, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाई गई, सभी लोगों की 60 लोगों की, उन सभी लोगों की
उन सभी लोगों का वेतन कहाँ कौन देता था? भारत के राजस्व से दिया जाता था। लेकिन अब ब्रिटेन की सरकार की राजस्व की ओर से वो चीजें दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अब इतने लोगों की जरूरत नहीं है। अब लोग क्या कर दिए, उन्होंने कम कर दिए। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 व्यक्ति या सदस्य हुआ करते थे। इसमें उन्होंने कह दिया कि अब मिनिमम 8 रहेंगे और मैक्सिमम 12 सदस्य रहेंगे। यानी उन्होंने इतना कम कर दिया कि लोग, ठीक है, जब पैसे राजस्व की बात आई कि राजस्व कौन देगा अब, क्योंकि इसकी मांग भी भारतीय लोग कर रहे थे कि भारतीय राजस्व का जो पैसा है वो भारत के ही ऊपर खर्च हो। क्योंकि ये जो व्यक्ति थे, भारत सचिव और उसके जो परिषद हुआ करते थे, वो भारत में नहीं रहते थे, वो भारत के लिए काम करते थे, लेकिन रहते कहाँ थे? ब्रिटेन की संसद में। तो ब्रिटेन के लोगों जब ब्रिटेन के वहाँ रह रहे हैं तो भारत के राजस्व से उनका पैसा, उनकी सैलरी क्यों दिया जाएगा, उनका वेतन वहाँ से क्यों दिया जाएगा? इस मांग को भी उठाया था और इसी मांग को उठाने की वजह से 1919 में यह प्रावधान लिया गया। तो जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जो परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या क्या कर दी गई? कम कर दी गई। ये कुछ प्रावधान 1919 में हुए। केंद्र में द्विसदन, प्रांत में द्वैशासन, प्रांत में पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में हुआ था। लेकिन सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक मंडल 1919 में किसके? ईसाई, सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन। पहली बार मत देने का अधिकार मिला औरतों को। ठीक है, लिख लो मिनिमम 10% आगे लिख लो कि 10% लोग तक ही इसको उस समय दिया करते थे चुनाव में भाग। और वो भी वो लोग थे जो सरकार को सबसे ज़्यादा अधिक टैक्स दिया करते थे, कर दिया करते थे, यही लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। और उसके बाद विधान परिषद जो था, यानी भारत परिषद, उसके सदस्यों का जो वेतन है वो कहाँ दिया जाने लगा? ब्रिटेन की खजाने से दिया जाने लगा। ये 1919 के कुछ प्रावधान हमने देखे। अगला आता है 1935 अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। एक क्वेश्चन है, लिख लो मेरा दोस्त को। लिखो, क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दूंगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन लिखो। देखो ऐसे नहीं, अब ऑप्शन से पता चलेगा क्वेश्चन कैसे जवाब देना है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सुधार, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक सुधार, तीसरा ऑप्शन है पुलिस प्रशासन में सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, और चौथा है संवैधानिक सुधार। कौन सा होगा? संवैधानिक। अब देखो आप ऑप्शन से भी इसको हटा सकते हो। कैसे भाई? देखो इसमें समाज की बातें नहीं की गई थी कि समाज के वर्गों को ये दिया जाएगा या कुछ भलाई की बात की गई थी, नहीं। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। शिक्षा की बात नहीं की गई, बस इसमें एक की बात की गई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया था, लेकिन शिक्षा की बात नहीं की गई, तो ये भी नहीं हो सकता। पुलिस जो प्रशासन है उसमें सुधार नहीं किया गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? संवैधानिक सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक सुधार। एक और क्वेश्चन बताना। चलो, क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। ठीक है, जवाब है, मैं लिख देता हूं उसको, मैं लिखता हूं, आप इसको फिर ट्राई करना क्या होगा। यूपीएससी में देखो कैसे सवाल आते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा भारत अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? क्वेश्चन है 1919 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन लिखो, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का परिचय। सरकार में द्वैध शासन का परिचय। दूसरा, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का गठन। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये ऑप्शन है क्या क्या? केवल एक। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3। केवल 1 और 3। और चौथा है 1, 2 और 3। चलो देखो, बिल्कुल सही है। अब ध्यान दो, यहां पर मुसलमानों के लिए कब बनाया गया था? 1909। यानी 2 वाला ऑप्शन तो हटा दो। अब पेपर में ऐसे सवाल किया करो, जैसे मान लो आपको लगता है कि ये ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास बच गया 1 और 3। तो 1 तो बिल्कुल सही है कि प्रांत में कार्यकारी द्वैध शासन। देखो, अगर कहता द्विसदन प्रांत में तो गलत कर देते, यहीं से सवाल क्या करेगा, क्योंकि प्रांतों में क्या लगा था? द्वैध शासन। दूसरा, अब केंद्र सरकार ने क्या किया? प्रांतों के लिए विधायी शक्ति बना दी भाई, क्योंकि भारत सरकार थी ना, वहां पे भारत मंत्री अपना काम बनाते थे। यानी यहां पर कौन सा है सही? 1 और 3। ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को अच्छे समझ लेते हो तो आप आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन को ऑप्शंस की मदद से आप चीजों को अलग करोगे और आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो अगला अधिनियम लिखो, भारत शासन अधिनियम 1935। चलो, भारत शासन अधिनियम 1935। हेडिंग डालो, भारत शासन अधिनियम 1935। या भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। देखो, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, क्योंकि जितने भी संविधान के बदलाव, जो मूल ढांचा है, वो इसी से लिया गया है। ठीक है, तो इसी को, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। लिख सकते हो आप इसको, मिनी संविधान किसको कहा जाता है? कौन से अधिनियम को? 35 को। तो यहां लिख सकते हो आप, मिनी संविधान इसको कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलो, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेन घटनाएं घटी। सबसे पहले तो वही जो प्रांतों में द्वैध शासन था, वो कहाँ ला के खड़ा कर दिया गया? केंद्र में। पहली बात जो हमने 1919 में देखा
कि प्रांतों का जो द्वैध शासन था वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? केंद्र में। यानी केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। ठीक है। और प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। यानी यहां पर दो बातें लिख सकते हो आप। पहली बात लिखो कि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित की गई। क्या? हाँ, द्वैध शासन लागू या स्थापित की गई। ये द्वैध शासन पहले कहां हुआ करता था? प्रांत में हुआ करता था। ठीक है। और अब जाकर यहां पर दो चीजें कर दी गई, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय कर दिया गया। ठीक है। आरक्षित में वही, फिर से वही, आरक्षित में क्या क्या कर दिया गया? रक्षा, राजस्व, धर्म और जनजाति रखी गई। इन चारों को रखा गया यहां पर। किस किस को रखा गया? रक्षा, धर्म, राजस्व, रक्षा, धर्म, राजस्व और जनजाति। जनजाति, इन चार को तो रखा गया कहां पे? आरक्षित विषय में। और बाकी को कर दिया गया कहां पे? हस्तांतरित में। और शेष जो भी थे वो कहां रख दिए गए? शेष कार्य रख दिए गए हस्तांतरित विषय में। कोई दिक्कत यहां पर? ये तो केंद्र की बात है। यानी केंद्र, अब जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे जो पहले प्रांत में हुआ करते थे, अब उनको कहां कर दिया गया? केंद्र में कर दिया गया। और प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। प्रांतों को खुद के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। यानी लिख लो यहां पर इसी के अंदर। और प्रांतों क्या कर दिया गया? प्रांतों को, यानी प्रांतों में, लिख लो, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है। स्वायत्त, छोड़ो इसको, स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब यहां पर कानून कौन बनाएगी? अगर स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, इसका मतलब है इस प्रांत में अगर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया तो अब यहां पर कानून कौन बनाएगी? तो अब यहां पर प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी? प्रांतीय सरकार यहां पर क्या बनाएगी? अब कानून बनाएगी। अगर द्वैध शासन प्रांत में समाप्त हो गया तो अब शासन कौन बनाएगी या कानून कौन बनाएगा? प्रांतीय सरकार बनाएगा। अब यहां पर गवर्नर जनरल का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा उसके कानून में। पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल कानून को वीटो पावर थी, खत्म भी कर सकता था। ब्रिटेन की संसद में जाकर उसको करना होता था कानून को एक्ट। लेकिन अब वो अपने स्वतंत्र है। इसका जो निर्वाचन जो चीजें हैं वो कौन करेगा? अब प्रांत खुद से निर्णय ले सकेगी। साथ ही साथ में इसी के अधिनियम पर 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। इसी के अधिनियम के तर्ज पर 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं और प्रांतीय सरकार का गठन होता है। और प्रांतीय सरकार का गठन इसी अधिनियम के तहत होता है 1937 में। प्रांतीय चुनाव होता है उसी 1937 में पहली बार। और इसी के तहत
प्रांत में सरकार बनाई जाती है, प्रांतीय सरकार। इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। और इसी के लिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। भाई आपकी भी कुछ शक्ति है, भाई मान लो अब प्रांत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो प्रांतों और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। तो यहां पर अगला पॉइंट आया कि शक्तियों का क्या कर दिया गया, इसी को देखते हुए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। और पहली बनाई गई केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा अवशिष्ट सूची। ये चारों के चारों शक्तियों का विभाजन के लिए 4 सूचियां बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। यहां पर अगर हम बात करें तो केंद्र सूची में जो केंद्र थी वो महत्तम थी, यानी केंद्र कानून बनाएगी। इसमें अपनी प्रांत जो है, प्रांत अपना कानून बनाएगी। और समवर्ती में केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर कानून बनाएगी। और अवशिष्ट सूची के जो शक्ति है कानून बनाने का, वो गवर्नर जनरल के पास है। यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियों का जो अवशिष्ट सूची है उस पर कानून बनने का शक्ति किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है। ठीक है, उसको वायसराय भी कहते थे, तो वायसराय भी आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया था इसके अंदर, देखो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा संस्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई। पहला ऑप्शन है संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय विधानमंडल और प्रांतीय गवर्नर। गवर्नर जनरल का मतलब पूरे भारत के लिए था। ठीक है, तो यही आज भी तो यही है ना। केंद्र सूची में कौन बनाएगी, केंद्र बनाएगी। राज्य सूची में कौन बनाएगी, राज्य बनाएगी। समवर्ती सूची में कौन बनाएगी, दोनों बनाएगी। और अवशिष्ट सूची है जो है अभी भी गवर्नर केंद्र के पास है, कि अवशिष्ट सूची पर जैसे कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, ठीक है, इन सब पे कौन बनाएगी कानून, केंद्र सरकार बनाएगी। आज बताओ चंद्रयान अगर जाना है ऊपर तो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, केंद्र सरकार। यानी अवशिष्ट सूचियां केंद्र सरकार के ऊपर उत्तरदायी है। तो ये 1935 में कुछ चीजें थी। आगे और लिखो। तो हमने देख लिया कि जो केंद्र सरकार में द्वैध शासन था वो हटाकर खत्म कर दिया गया, और उसी द्वैध शासन में शक्तियों का विभाजन किया गया, क्योंकि वहां पर प्रांतों को स्वतंत्र किया गया था, और स्वतंत्र करने की वजह से कुछ शक्तियों का विभाजन किया गया। और शक्तियों का विभाजन इस प्रकार हुआ कि केंद्र सूची में केंद्र बनाएगी सरकार, राज्य सूची में राज्य बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाएंगे, और अवशिष्ट सूचियां में शक्ति जो है गवर्नर जनरल के पास रहेगी, अवशिष्ट शक्तियां। एक और क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान में, क्वेश्चन लिख लो, भारतीय संविधान में, देखो हमने ये तो पढ़ लिया ना, अब इसी के तर्ज पर क्वेश्चन कैसे बनाया पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस योजना के आधार पर है, किस योजना के आधार पर, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। देखो लिखा ना शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन कुछ अधिनियम के तहत है। तो अब बताओ यहां पर शक्तियों का विभाजन किसके बीच हो रहा है, केंद्र और, तो यहां पर देखो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसके थ्रू हुआ। देखो 1919 में सूचियां नहीं थी, 1919 में प्रांतों में बस द्वैध शासन था, अवशिष्ट
विषय और हस्तांतरित विषय थे, जो यहाँ पर वही सेम चीजें कहाँ कर दी गई, केंद्र में कर दी गई और प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन उनकी भी कुछ लिमिट थी और उसको लिमिट करने के लिए केंद्र में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि केंद्र का क्या काम है, राज्य का क्या काम है। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ, 1935 के तहत। कोई दिक्कत यहां पर, आगे लिखो। ठीक है, चलो। अब भारत, जो ब्रिटेन की सरकार चाहती थी वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना चाहती थी। लिखो इस बात को। तो पहला समझ में आ गया, पहला टॉपिक, पहला कॉन्सेप्ट इसका। दूसरा लिखो अब, अखिल भारतीय संघ अखिल भारतीय संघ दूसरा है अखिल भारतीय संघ। यानी ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि अखिल भारतीय संघ का गठन हो। संघ वही जो बहुत सारे राज्यों को मिलकर बनाया जाता है शक्तियों के तर्ज पर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी थी लिख लो पहले, फिर हम समझते हैं कि संघ का मतलब क्या है। जैसे कि ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें, ये तीन चीज उस समय हुआ करती थी और इन तीनों से मिलकर संघ का निर्माण होने वाला था। अखिल भारतीय संघ का निर्माण होने वाला था, जिसमें अगर हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांत में 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? कमिश्नरी क्षेत्र में कितने थे? और देशी रियायतें जो बाकी बच गए थे वो देशी रियायतें में थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांत अपना था। कमिश्नरी क्षेत्र किसको कहा जाता है पता है? कमिश्नरी क्षेत्र जैसे आज यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, जहां पर मेन कौन होता है? गवर्नर, जहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, तो उनको क्या कहा जाता है? यूटी। उनको क्या कहा जाता है? यूटी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। यानी जो गवर्नर, तो यहां पर भी सेम केंद्र शासित प्रदेश में कमिश्नरी क्षेत्र में जो यूटी होते थे उस समय, जो आज यूटी है वो पहले क्या हुआ करते थे? कमिश्नरी क्षेत्र। तो इस पर किसका कंट्रोल होता है? आज गवर्नर का। और यहां पर एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है और किसके कंट्रोल में रहता है? केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहता है। तो आप बताओ, ये दोनों तो ब्रिटिश के अंदर हो गए, तो ये दोनों ने क्या किया? ये दोनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने कहा, इन्होंने सहमति दे दी, संघ की क्या कर दी? इन्होंने सहमति दे दी। और इन्होंने सहमति नहीं दी। यानी पूछा जा सकता है अखिल भारतीय संघ में किसने सहमति दी? किसने सहमति दी? ब्रिटिश प्रांत और किसने सहमति नहीं दी? और इसीलिए इस संघ का निर्माण नहीं बना, नहीं हो पाया। ठीक हो? बोल दे क्लास में है। ठीक है, और यहां से क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ निर्माण नहीं बना। अखिल भारतीय संघ नहीं बना। अखिल भारतीय संघ यहां से नहीं बना। अखिल भारतीय संघ नहीं बना। तो हमने देखा कि केंद्र में द्वैध शासन लगा, शक्तियों का विभाजन हो गया, दूसरी बात। तीसरा, अखिल भारतीय संघ बनाना चाहते थे वो, लेकिन देखो वो, अब यहां पर देखो एक चीज बता रहा हूं, जो हमारे संविधान है, यानी एक सरकार के, एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो उत्तरदायी हो। किसके प्रति?
जनता के प्रति। तो इस समय एक ऐसे सरकार का गठन करना चाहते थे वो कि एक उत्तरदायी सरकार हो, लेकिन उस समय अखिल भारतीय संस्था नहीं बन पाई। आपको पता है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय देशी रियासतें, ऐसे देशी रियासतें थे जो बहुत अंत में जाकर भारत में शामिल हुए, क्योंकि वो उनको अलग से स्वतंत्रता प्राप्त थी कि आपका मन है शामिल होना या नहीं होना। यहाँ पर जो हमने देखा कि यहाँ पर जो देशी रियासती है, इनको ये कहा गया था, इनके पास ये अधिकार था कि इनका मन, जो भी देशी रियासतें चाहे तो वो शामिल हो सकती है, नहीं भी नहीं हो सकती है। तो इसमें से कोई भी देशी रियासत शामिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से संघ नहीं बन पाया। अगर ये उस समय संघ बन जाता तो भारत आज ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए संघ नहीं बन पाया। और जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इन्हीं देशी रियासतों को मिलाने के लिए बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की इस चीज़ को जोड़ने के लिए। इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, इन देशी रियासतों को जोड़ने के लिए। कुछ देशी रियासतें ऐसी जो सबसे बाद में जुड़ी, ये भी पूछा जा सकता है, तो आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों के, बट अलग से देशी रियासतें पढ़ेंगे ना, कितने देशी रियासतें थी, कौन वहाँ पे मेन कंट्रोल करता था, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखा कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया। आखिरी जो पॉइंट है, इसी समय 1935 के अधिनियम के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, लिख लो, यानी संघीय न्यायालय, यहीं पर हुआ संघीय न्यायालय। और यह संघीय न्यायालय बना कहां? दिल्ली में। कहां बना? दिल्ली में। ठीक है, और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? वर्तमान में इसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान में कितने न्यायाधीश है? मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी न्यायाधीश। तो पहले कितने थे, लिख लो। नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले 1+6, यानी एक तो क्या थे? मुख्य न्यायाधीश, और 6 थे क्या? न्यायाधीश। ठीक है, आज वर्तमान में एक तो मुख्य न्यायाधीश है ही, प्लस में 32 क्या है? न्यायाधीश। 32 क्या है? यानी अगर कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा तो यहां कितना हो जाएगा, और यहां कितना था? 7। तो एग्जाम में कभी पूछ ले कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जैसे कि 1773 के एक्ट के थ्रू जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, उसके न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। इसके तहत कौन बने? नहीं, अरे ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन का बनेगा ना। याद है किसी को? पता है? लिख लो नाम। सर मॉरिस ग्वेर। सर मॉरिस ग्वेर, इनका नाम है सर मॉरिस ग्वेर। सर मॉरिस ग्वेर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे बनने वाले। ठीक है, तो हमने देखा, यहां तो सबको समझ में आ गया कि संघीय न्यायालय का गठन हुआ दिल्ली में, जिसमें 1+6, एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 7 हो गए। वर्तमान में 33 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 1+32 है, 32 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने हैं? 33 हो गए। ठीक है, चलो आगे लिखो अगला पॉइंट। अगला लिखो,
भारत परिषद, यहां लिख लो, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत परिषद अब तक चला आ रहा था, समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत सचिव का पद बना रहा। यानी अब क्या हुआ कि अब परिषद खत्म कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के साथ जो ब्रिटेन के अंदर जो परिषद था, क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि इनको खर्चा कहां से देना हो रहा था? ब्रिटेन के राजस्व से। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब इसको खत्म कर दिया जाए और केवल केवल क्या रह जाए, क्या रखा जाए? भारतीय सचिव, यानी भारत का सचिव का पद बना रहा। कब तक बना रहेगा? 1947 में इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1947 के तर्ज पर इसको भी क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। यानी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव का पद जो है वो बना रहा। ठीक है। इनका पैसा कहां से दिया जाता था? ब्रिटेन के। इससे पहले 1919 से पहले भारतीय राजस्व यानी भारतीय खजाने से दिया जाता था उनका पैसा, उनका वेतन। ये जो पद है भारत में है कि ब्रिटेन में है? ब्रिटेन में। ये सब सवाल बनते हैं, ये सब ध्यान रखना। नाम है भारत सचिव, यानी जो भारत का सचिव है वो रहता ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की संसद में रहता है। ठीक है। ब्रिटेन के दो संसद है, अपर सदन, जैसे उच्च सदन है ना, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉमन्स हाउस। दोनों याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत सचिव का क्या रहा? पद बना रहा और इनका वेतन भी भारतीय राजस्व से नहीं, ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाता रहा। ठीक है। और वहां पर जो संख्याएं पहले 8 से 12 घटाकर 8 से मिनिमम 8 और 12 कर दिया था, उसको खत्म ही कर दिया गया। नहीं, जो सदस्य हैं अन्य उनको नहीं रखेंगे। अब केवल क्या रहेगा? सचिव रहेगा। तो भारत सचिव का पद कब खत्म किया गया? 1947 के अधिनियम के तहत उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम जो 1861 में पहली बार बना था और जो 1935 में समाप्त कर दिया गया। 1935 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। चलो अगला पॉइंट, 1909 में किसको जोड़ा गया? किसका पृथक निर्वाचक मंडल? मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल। 1919 में किसको जोड़ा गया? 1919 में सिख, ईसाई, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन। इसी तरीके से 1935 के अधिनियम में, देखो 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, मताधिकार देने का प्राप्त हुआ, लेकिन क्या वो चुनाव में प्रतिनिधित्व कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। और इस जगह पे दलित वर्ग, लिख लो यहां पर, दलित वर्ग प्लस महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडल बना। यानी यहां पर दलित वर्ग और जो महिलाएं थे वो अब इस चुनाव में भाग ले सकती थी। ठीक है। ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट, इसी समय पैसों की देखरेख के लिए आरबीआई का गठन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपके या जो हमारे भारतीय मुद्रा पर अंकित है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई?
1935 में इसकी स्थापना की गई। तो 1935 से अधिनियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज हमने देख लिया। 1919 में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919, पहली बार महिलाओं को पृथक निर्वाचन मंडल 1935, 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल, 1919 के अधिनियम में सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया। 1935 के अधिनियम में दलित वर्ग और महिलाओं को पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। ओके, और ये सरकार, भारत सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने एक उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए उठाया गया कदम जो उन्होंने उठाया था उस पर भी एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसे 1919 में उत्तरदायी सरकार बनाने का पहला कदम प्रयास था और 1935 में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास किए गए ताकि एक उत्तरदायी सरकार बना सके। और इसी चुनाव के तर्ज पर 1935 के तर्ज पर ही 1937 में चुनाव में भाग लेते हैं और कांग्रेस वहाँ पर विजयी होती है। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम इतिहास में पढ़ेंगे आगे चल के। अब देखा कि हमने 1919 के प्रावधानों को यूज करते हुए इतिहास में उसको समझेंगे। ध्यान रखना, 1919 के जो अधिनियम है उसमें हम चीज़ों को समझते हुए 1935 तक हम उन चीज़ों को समझेंगे कि 1919 में जो प्रावधान किया गया था वही 1935 चलता रहा, और 1935 के बाद जो प्रावधान होंगे वह 1935 से लेकर 1947 तक के प्रावधान को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ हमने देखा, और इतिहास में और पॉलिटी में दोनों को साथ लेकर चलना ताकि आपको चीज़ें क्या हो समझ में आए। जैसे साइमन कमीशन क्यों आया था, इतिहास में पढ़ेंगे। तो साइमन कमीशन 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार का निरीक्षण करने के लिए आया था। उसकी कुछ कमियां रही थी जिसकी वजह से उसका भारत में विरोध हुआ था, लेकिन वो अपने पक्ष के लिए वो सही थे। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होना, लोगों में क्रांतिकारी आंदोलन भड़क चुके थे उस समय। तो ये सारी घटनाएं क्रम से होती जाएंगी और धीरे धीरे हमारा संविधान बनता हुआ चला जाएगा। भारत के संवैधानिक विकास में एक और पॉइंट रह गया है, भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947, तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।